नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज 3 बजे असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का करेगा ऐलान। बदनुमानी के खिलाफ एसीबी का क्रैकडाउन। 8 माह में 53 केस दर्ज, कई अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। कस्बों में शजरकारी मुहिम को फरोग देने की हुकूमत की कोशिश। हुकूमत यूटी में किसानों को 10 लाख पौधे फराहम करेगी। डोडा अकर के जंगलात में ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। इलाके में अब भी मिलिटेंट मौजूद। पुलिस इसरो का एक और कारनामा लॉन्च किया, जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट। स्वीडन में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट का पहला केस दर्ज। बांग्लादेश में हलाकतों की तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा मुतहरिक टीम की जल्द आमद मुतवक्का। जान बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। लाशें सहन गलियों में दफन की जा रही हैं। ताइवान में 6.3 शिद्दत के जलजले के झटके किए गए महसूस। और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का फलस्तीनी क़यादत के साथ गजा पट्टी जाने का ऐलान। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर नई दिल्ली से इस वक्त आ रही है, जहां पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाद दोपहर असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। और यह भी माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 से 5 मराहिल में इंतखाबात हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है। ताहम दावतनामे में रियासतों का जिक्र नहीं किया गया जिनके लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की कानून साज असम्बलियों की मियाद 3 नवंबर और 26 नवंबर को खत्म हो रही है। पोलिंग पैनल जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असेंबली इंतखाबात कराने का भी मंसूबा रखता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा आखिरी तारीख भी है। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी दौरा किया ताकि इंतखाबात की तैयारियों की निगरानी की जा सके, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है। ताहम इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात होंगे। आपको बताते चले कि आज नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तकरीबन 3 बजे शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा गया है। जहां पर आज 3 बजे के करीब इलेक्शन का ऐलान, तारीखों का ऐलान किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इससे पहले आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों पर है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन के वफद ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और साथ ही साथ अब यहां पर भी तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद ही दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन और दाखिला सेक्रेटरी के दरमियान भी मुलाकात हुई है। और अब माना जाता है कि आज 3 बजे के करीब ये ऐलान भी मुतवक्का है। सबसे पहले हम नई दिल्ली चलते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, जरा पहले अपडेट कीजिएगा, आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा चाहे महाराष्ट्र, लेकिन अभी तक जो रियासतों का नाम उनका जाहिर नहीं किया गया, लेकिन तारीखों का ऐलान 3 बजे किया जाएगा। 3 बजे आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं उनको कॉल किया गया है। दिल्ली के सहाफी जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं उनको बुलाया गया है, उनको मैसेज दिया गया है कि 3 बजे आज
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान था। पिछले लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी ये मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनाव होकर के एक सरकार चुनी जानी चाहिए, और ऐसे में आज वो दिन आ गया है। आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 3 बजे करीब जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जराये के हवाले से खबर ये आ रही है कि 4 से 5 फेज के अंदर ये चुनाव कराए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में। खास तौर से जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए इसमें रखा गया है। देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बड़ी अहम बैठक दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हुई थी, जहां पर होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे थे। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत की थी और कहा था कि जिस तरह की आपको फोर्सेस की जरूरत है, जितने आदमी की जरूरत है, या होम मिनिस्ट्री से जिस जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी वो हमें परसों ही समझ में आ गया था कि अब कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली में देखिए छुट्टियों का दौर जारी था, लेकिन इस बीच चूंकि आज छुट्टी नहीं है दिल्ली के अंदर, तो आज का दिन इसलिए रखा गया है कि अब से तारीखों का ऐलान आज से किया जाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा सकती हैं। अब लगातार एक देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम चीज ये भी रहेगी कि देखिए जम्मू कश्मीर के आवाम को जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंतजार था, इलेक्शन का इंतजार था। 90 सीटों का इलेक्शन होना है और बॉर्डर एरियाज पर खास तौर से कहीं ना कहीं सभी की नजरें रहेंगी। तो ऐसे में जब 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा हम वहां मौजूद रहेंगे। हम सिक्योरिटी के हवाले से, चुनाव की तैयारियों के हवाले से तमाम सवाल गुलिस्तान न्यूज चैनल की तरफ से हम पूछेंगे उनसे कि गुलिस्तान न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से आपसे जानना चाहता है कि अगर वो घरों से निकलेंगे तो आप उन्हें किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप कैसे इलेक्शन के तमाम इंतजाम करेंगे, दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के बीच में जो इस वक्त माहौल है, तो आवाम को कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि वो ताबिश ये जानना चाहूंगा आपसे, जो 2 दिन कबल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मीटिंग हुई है, क्या ये माना जाए कि दाखिला सेक्रेटरी की जानिब से भी सिक्योरिटी को लेकर जहां बातचीत हुई और उन्हें इस हवाले से ग्रीन सिग्नल मिला है, जिसके बाद ही ये माना जाता है कि ये जाहिर किया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो गई और इलेक्शन का ऐलान, असेंबली इंतखाबात का ऐलान भी किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल परसों जिस वक्त ये मीटिंग हुई थी, हालांकि ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई थी, लेकिन हमारे जो जराए हैं हमने उनके हवाले से ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस मीटिंग क्या बातचीत हुई। तो हमें ये पता चला था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर के होम मिनिस्ट्री कितनी तैयार है और इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री से कितनी फोर्सेस डिप्लॉय वहां पर चाहता है। ये तमाम सवाल होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के सामने रखे गए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के लिए जो जो जरूरी चीज वहां पर मुहैया होम मिनिस्ट्री से हो सकती है वो हम कराने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त हमें उम्मीद हो गई थी कि होम सेक्रेटरी जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो अब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कभी भी 1-2 दिन के अंदर किया जा सकता है, क्योंकि यही सबसे अहम इशू था कि सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर को लेकर के इलेक्शन कमीशन कितना तैयार है, और उसका जवाब होम सेक्रेटरी को देना था। वो जवाब आया और वो ग्रीन सिग्नल, मैंने उसी वक्त कहा था कि एक तरह का ग्रीन सिग्नल है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का, और वो एक ग्रीन सिग्नल था और आज उन तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 3 बजे तक आप इंतजार कीजिए, 3 बजे हम वहां मौजूद रहेंगे। हम तमाम सवाल जम्मू कश्मीर के आवाम से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदा के तौर पर उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम को आप कैसे बताएंगे कि वो महफूज रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। दिल्ली से अब जरा श्रीनगर भी चलते हैं, जहां हमारे साथ सीनियर साथी सईद तजम्मुल भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो करीब 10 साल बाद जो गुज़िश्ता इलेक्शन 2014 के बाद हुई हैं, जहां 18 के अंदर जब भाजपा और पीडीपी की मखलूत सरकार थी, तो उसके साथ साथ ही तब से यहाँ पर कोई 2014 के बाद कोई भी इंतखाबात नहीं हुए, यानी कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली इंतखाबात होंगे। काफ़ी बदलाव भी देखा गया इन 10 सालों के दौरान, और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की जानिब से। जितने भी सियासी जमातें हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, बहुत सी जमातें नई हैं, बहुत सी जमातें पुरानी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इस बार असेंबली इंतखाबात के अंदर अलायंस होगा, किस जमात के साथ कौन सी जमात
एलानिस करेगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। सही तजम्मुल से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल, जिस तरह से इंतखाबात की बात हो रही है और ये माना जाता है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो इंतजार की घड़ियां थी वो शायद ख़त्म होने वाली हैं और 10 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी असम्बली इंतखाबात होने की तवक्का की जा रही है। किस नज़र से आप इस चीज़ को देख रहे हो और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी इलाकाई सियासी जमातें हैं, उनकी किस तरह की तैयारियां हैं? पर कुछ साहब, जम्मू कश्मीर को नामसद हालात में भी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने जमहूरी के इस दाखिली दरवाजे तक लाया, चाहे कितने ही मुश्किलात भरे माहौल में अर्ली 90s या लेट 90s में या अर्ली 2000 में या 2024 में जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के आवाम को गुजरना पड़ा मुख्तलिफ तरीकों से, चाहे वो हालात सियासी तौर हों, सिक्योरिटी के तौर हों या माशी तौर हों, लेकिन यही मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को नई दिल्ली के साथ मिलकर जमहूरियत की इस राजदारी को अपने अंदर छिपा के रखा। लेकिन वक्त गुजर गया, 2024 में आज ही के दिन 3 बजे के करीब नई दिल्ली में जिस तरह से हमारे साथी सईद ताबिश जी बता रहे थे कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लिए डेट्स का ऐलान किया जाएगा। देखें, हरियाणा में अभी हो सकता है कि आगे 10 पीछे 10, लेकिन अभी वक्त है। इसी तरह से झारखंड में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर मेन ऑब्जेक्टिव और फोकस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने इब्तिदाई कलमात में ही कहा कि 2014 में इलेक्शन हुए, 2018 में उस वक्त जो है सरकार जो है उन्हें आधे रास्ते ही सरकारी तर्ज अमल छोड़ना पड़ा, वजूहात कुछ भी रही हूँ। 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तारीखी और आईनी पोजीशन जो है वो तब्दील हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से जो है जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कवानीन लाए गए और मुख्तलिफ कवानीन को अमलाने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान हमें कई चीज़ों का बड़ा अहम ख्याल रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में तारीखों में ताखीर क्यों हुई, चुनाव कराए क्यों नहीं गए। देखिए, वफाकी वजीर अमित शाह का मुझे पहला पंच लाइन याद है और यही आखिरी लाइन भी साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, हदबंदी होगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना शिफाफ चुनाव होंगे और चुनावों के बाद जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माकूल और मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। यानी वो पंच लाइन थी होम मिनिस्टर की, जिसको 20 जून 2024 को मुल्क के वजीर आजम ने योगा डे के सिलसिले में SKICC में उन्होंने इसकी तायीद की और उन्हें अपने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के आवाम को अपनी हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल किया। इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, अगर आपको याद होगा, वक्तन फौक्तन हमने भी कई बार सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि वो जब जाएंगे जम्मू कश्मीर से तो चुनाव करके जाएंगे, यानी इस साल के चुनाव 2024 के तय कराने का फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन को लेना है। इसमें बीजेपी का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल नहीं बनता है, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर एक सिक्योरिटी सूरत हाल से भी जम्मू कश्मीर को देखना पड़ता है। जम्मू कश्मीर को सियासी सूरत हाल के बाद, अगर आपको कल याद होगा, वजीर आजम मोदी ने लाल किले के फसील से कहा कि अब की बार मुल्क भर में 1 लाख नया नौजवान जो है वो सियासी उफक पे आएगा और उन्होंने मशवरा दिया कि कोई दल आप बीजेपी का ही ना ले लें, आप किसी भी दल में जाएं, आप किसी भी पार्टी में जाएं। अब मुल्क की सियासत, रियासतों की सियासत, राज्यों की सियासत जो है वो युवा सियासत की जहां आपने बात की, अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर नजर डालते हैं, कुछ चीजें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। पहली, जो हम इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हुए हैं, इंडिया ब्लॉक चाहे कि हमने देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ साथ ही कांग्रेस और दीगर कुछ जमातें, लेकिन PDP जो थी कहीं ना कहीं उनसे दूर रही है। क्या इस बार असेंबली इंतखाबात के अंदर हम देखेंगे इंडिया ब्लॉक एक साथ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, PDP की बात करेंगे या कि फिर कांग्रेस की बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब की बार जो वोटर है वो हम सिर्फ फल वाला निशान लेकर उनके पास जाएंगे, हम कोई इस तरह का अलायंस लेकर नहीं जाएंगे जिससे वोटरान में ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये उम्मीदवार जो है, ये पार्टी सदर जो है, ये कल तक कह रहा था कि पार्लियामेंट में हम अलग अलग हैं, आज असेंबली में कह रहे हैं हम इकट्ठे हैं, परसों जब DDC के चुनाव होंगे फिर अलग होंगे। और ये जो तफरुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो अपने ही दमखम पे चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अल्फाजों की मोहर
साबित हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तनहा इलेक्शन में जाएगी 90 की 90 सीटों में जम्मू कश्मीर की, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का डायरेक्ट हिस्सा रहा। उन्हें जम्मू प्रोविंस से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। जिला तरक्याती हिल काउंसिल के चुनाव जब हुए थे, पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के, उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे रहा, नतीजा हमारे सामने है। और इसी तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग ने काफी वक्त पहले, वो एक मुदब्बिर सियासतदान है, लिहाजा उनका कोट करना बड़ा लाजमी, उन्होंने कहा था कि क्यों ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठे जाए बाकी फोर्सेस के साथ, और जहां हमें लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार तकवीयत बख्श सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख अच्छी है, वहां पीडीपी पीछे हटे। जहां पीडीपी को लगे कि हमारा उम्मीदवार अच्छा है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पीडीपी इस नंबर सीरियल की पार्टी है, उससे दूर ही बेहतर रहना है। उसके बाद जो मौजूदा परिस्थिति में है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इशारों में कांग्रेस पार्टी और पीडीपी के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि ये भी कुछ मामला चल रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आजाद स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे जम्मू कश्मीर के इस असेंबली चुनावों के लिए, शायद कांग्रेस पार्टी में कम बैक करेंगे। हालांकि उनका अपना पार्टी जो है, शायद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, वो प्रोग्रेसिव आजाद पर वो शायद जम हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये एक आने वाले वक्त की तस्वीर है। लेकिन इंडिया ब्लॉक से नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर है, इंडिया ब्लॉक से पीडीपी बाहर है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो डू और डाई सिचुएशन के मतरादिफ है कि क्या हम किसी पार्टी के साथ जाएं, क्या वो हमें ले लें। लेकिन मुझे लगता है कुछ साहब, जो ये चुनाव होंगे, ये मुझे लगता है पीडीपी इंडिविजुअली, कांग्रेस इंडिविजुअली, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअली, लेकिन जब पोस्ट अलायंस हो जाएगा, उन्हें फिर मिलना है, तो क्यों ना फिर दोबारा सोच विचार किया जाए, जहां आपका ठीक कम है। नुकसान एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अब जरा बात करेंगे भाजपा की। भाजपा का जो नारा है 55 के पार, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात, क्या हम देखें कश्मीर के अंदर जिस तरह से लोकसभा में कुछ जमातों ने भाजपा को हिमायत का ऐलान किया था, क्या इस बार हम वो देखें कि भाजपा को एक बार फिर कश्मीर के अंदर उन जमातों या कुछ दीगर जमातों की जानिब से हिमायत मिलेगी, या कि फिर वो अलग अलग ही असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो इंतखाबी मंशूर है, जो उनकी रेजिस्टेंस है भाजपा की, वो कश्मीर आते आते जो है, या जम्मू में चूंकि कांग्रेस वर्सेस आपका भारतीय जनता पार्टी है, रेस्ट पीर पंचाल और चनाब में पीटीपी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह है। लेकिन जम्मू प्रोविंस इलाके की बात करते हैं तो दोनों कौमी पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा। उसमें इलाकाई पार्टियां जो है वो तकरीबन वहां पे महदूद रह चुकी है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये रहेगी, जिस तरह से कल भी बुखारी साहब से एक ज़रा इब्लाग के नुमाइंदे ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमने एक चीज सीखा, ये नई पार्टी है, 4 साल पुरानी ही पैदाइश इसकी हो चुकी है, हम न किसी पार्टी को सपोर्ट देंगे न किसी पार्टी को सपोर्ट लेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो सेटबैक, सबसे बड़ा सेटबैक इस और टर्निंग पॉइंट जो था, वो सज्जाद लोन साहब की शिकस्त थी। यानी उनको हराने के बाद जो अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस शायद संभली नहीं है, उन्हें शायद ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो गई, या कुछ लीडरान अचानक आखिरी लम्हात में आए और एक वेव सा बना, एक स्विंग सा बना। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए रेजिस्ट करना 370 स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर मुफ्ती खानदान, शेख खानदान और उसके बाद गांधी खानदान के खिलाफ जो उनकी सियासत बोल रही है, उसमें उन्हें तनहा जाना चाहिए, क्योंकि उनके इस अलायंस से, इस एजेंडे से, इस मैनिफेस्टो से यहाँ की रीजनल पार्टीज को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचे, क्योंकि यहाँ की केमिस्ट्री अलग है। जम्मू का सब्जेक्ट जो है, वहां का जो ग्रेविटी है वो कुछ अलग चीज है। ग्रेविटी यानी किस चीज को वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है, माइल कर देता है। यानी मुझे लगता है कि बीजेपी अपने दमखम पे इलेक्शन लड़ेगी तमाम 90 सीटों पर, और जम्मू प्रोविंस, पीर पंचाल और खता चनाब पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, और कश्मीर घाटी आते आते वो लाइक माइंडेड पार्टीज को इजी रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। यानी जहां आपका त्राल वाइब्रेंट है एनसी और पीडीपी के लिए, वहां शायद बीजेपी जो है वो लाइक माइंडेड पार्टीज उतनी स्ट्रांग, या आपने उतना स्टेमिना उनका उधर नहीं देखा। अब जिस तरह से शोपियान, कुलगाम और त्राल वगैरह की बातें करते हैं, ये सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन गवर्नर साहब, एक अहम चीज है कि क्या वो पार्टियां जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में नहीं थी, क्या वो आएंगी? क्या उनके आने से किसी रीजनल पार्टी को नफे या नुकसान है? क्या वो कम बैक कर सकती है कि 30 सालों के बाद वो इलेक्शन में आए तो उनके पास मैनिफेस्टो क्या है? दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वी कैन डिस्कस। लेकिन फिल वक्त जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जरूर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये दायरा भी सोचेंगे कि शायद कल उनको एक दूसरे के सहनों में अलायंस, यानी पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस जो है,
नताज आने के बाद दोबारा मिलना पड़े और बाकी जो रीजनल पार्टी उनके साथ भी वही मुखासमत ना हो जो मुखासमत आपने पहली खड़ी की है। जो भी होगा, भाजपा अलग होगा, पीडीपी अलग होगा, कांग्रेस अलग होगा, एनसी अलग होगा, अपनी पार्टी अलग होगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग होगा, सीपीआईएम अलग होगा, एआईपी अलग होगा और बाद में हो सकता है कि लाइक माइंडेड पार्टीज जो है वो शायद इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद तजमुल्ला, एक और चीज जानना चाहूंगा, मोदी मैजिक आपको जम्मू कश्मीर में इस बार असेंबली इंतखाबात के अंदर किस तरह नजर आ रहा है? और साथ ही साथ जब असेंबली इंतखाबात होंगे तो लोगों के पास, लोगों के नजर में जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो सबकी नजरों में है। लोग इस वक्त किन मुद्दों को लेकर, क्या कुछ लेकर वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और वोट अपना कास्ट करेंगे? बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, मोदी मैजिक है कि आपने 35 से 370 दफात को जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रुकावट विकास के लिए बताया। आपने कहा कि जो हमसाय मुल्क है वो 370-35 को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली हो या बैनुल अक़वामी असेंबली, जब हम यूएन असेंबली की बात करते हैं, तो वो खत्म करके जम्मू कश्मीर में जो स्टेक होल्डर होगा वो यकीनन गृह मंत्री की इस पॉलिसी के साथ, विफाकी वजीर की पॉलिसियों के साथ और उसमें वजीर आजम की पॉलिसी के साथ इत्तेफाक करते हों कि वाकई जम्मू कश्मीर 35 से 370 को खत्म करके बीजेपी ने बहुत बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के आवाम को साथ दिया और जो एक्सीड एक्सेशन का जो नारा था उसको मर्जर कर दिया, उसको इंजमाम कर दिया मुल्क के साथ। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की पार्टी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए हालात और वाकयात को देखते हुए अपना रोल निभाया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपना रोल निभाया, इसी तरह बाकी पार्टियां भी है। जो पार्टी लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाएगी कि 35 से 370 खत्म करके इंडिविजुअली और ज्वाइंटली आपको फायदा पहुंचा, उस पार्टी को फायदा पहुंचेगा। जो पार्टी ये समझाने में कामयाब होगी कि दई दिली के साथ हम जरूर मखासमत पे हैं, हम कोई कन्फ्रंट्रेशन पे नहीं है, हमारे इख्तिलाफात मुद्दे हैं, सियासी तौर पर मुद्दे हैं, जो पार्टी ये समझाने में कामयाब हो जाएगी कि 35 से 370 के रहते जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन थी मुल्क की, वो एक ताज की हैसियत से थी और इससे बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत। जो पार्टी ये कहने में कामयाब हो जाएगी कि 35 से भी था, 370 भी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आपने हाल फिलहाल पार्लियामेंट चुनाव में देखा और उसके बाद असेंबली चुनाव में उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी कि आपका स्टैंड 35 से 370 पे क्या होगा। अब ये रही दो पार्टियां, जो पार्टियां कहती है फैसला गलत है, बीजेपी कहती है सही है, जो लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगी बबागी तौल लोगों तक इस आवाज को पहुंचाने में। लेकिन जो पार्टी ये कहेगी जनाब नई दिल्ली ने किया अच्छा किया, हमें आराम से चुप के सुनना चाहिए था, वेट एंड वॉच करना चाहिए था, उस पार्टी का जम्मू कश्मीर में जम्मू में फायदा हो सकता है, कश्मीर में शायद नुकसान हो सकता है। इन्हीं मुद्दों के साथ मोदी मैजिक जो है वो 35 से 370 के आसपास जो टेरिटरी इसको समझ जाएगी कि मोदी ने जम्मू कश्मीर को 35 से 370 धाराएं पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच से पास करवा के सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद किस तरह से खत्म हुआ, वो एक तरह का वोट वो हासिल करेगा। और जो पार्टियां सरेंडर नहीं करेंगी, मजामत करेंगी, वो कहेंगी 35 से 370 मुल्क का जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ता था, हमें स्टेटहुड अपनी जगह लेकिन मुकम्मल स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहे, मुल्क और स्टेट के रिश्ते को और ज्यादा बेहतरी दिख, मुझे लगता है कि वो पार्टी शायद अवामी दिलों में राज कर सकती है। और जो तजमुल्ला, आखिर पर एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब यूटी के अंदर जो इंतखाबात हैं वो लड़ने हैं, कुछ लीडरान ने पहले ही कहा था कि जब तक यूटी हैं तब तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अब ऐसे में जब ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, शेड्यूल का ऐलान होगा, क्या ऐसे में क्या वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे? और क्या अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे तो उनकी पार्टियों पर इसका कोई असर पड़ने दिखेगा कि उनके पार्टी के अंदर? देखिए, ये एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल है कि उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, हालांकि अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं, रूला साहब ने भी यही कहा था, बाद में वो पार्लियामेंट चले गए, शायद उनकी दुआएं रंग लाई, वो यूटी असेंबली में नहीं बल्कि मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में इन दिनों अपनी बात और पार्टी का नजरिया रखते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के लिए और उमर अब्दुल्ला के लिए एक स्टार कैंपेनर, मेगा स्टार कैंपेनर के तौर पर अपने पार्टी कार्डर को, लीडरान को कैंपेन करने के लिए जाना और अपनी तरफ से इस फैसले को बरकरार रखना कि वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एक तरह का खामोश एहतजाज है कि आपकी साबिक वजीर आला, आपके साबिक वजीर आला जो हैं वो कहते हैं कि हमें यूटी नहीं मंजूर है, हमें जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस दीजिएगा, हमें नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में विकास की रफ्तार को ट्रेन से जोड़ना था,
जहाजों से जोड़ना था। हमें तो और ज्यादा उम्मीद थी कि आप इसको बढ़ोतरी करेंगे, आपने इसका शेयर कम कर दिया। एक फायदा यह है कि नई दिल्ली के साथ भी आपकी मुखासमत, आपकी नाराजगी, आपका खामोश एहतजाज और आपका जो स्टैंड है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख बरकरार रहेगी। दूसरा यह कि पार्टी क्या कहती है। मैंने उमर साहब का अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि उन्हें पार्टी की तरफ से दबाव है। नहीं जनाब, आप पार्लियामेंट नहीं जा सके, मामला कुछ और थे, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत असेंबलियों तक है। हमें कल वजीर आला बनाना है। भले ही आपके इख्तियारात महदूद हूँ, कम हूँ, ज्यादा हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर का वजीर आला, जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनना एक बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पार्टी की जो रणनीति है उस पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिस वक्त महबूबा मुफ्ती का पार्लियामेंट इलेक्शन था, वो डेट चेंज होने के बाद खतर चनाब और अनंतनाग में ज्यादा वक्त बिताया, बारामूला नहीं जा सकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, साउथ श्रीनगर नहीं जा सकी, जिसका कहीं ना कहीं शायद नुकसान भी पहुंचा। मुझे लगता है पार्टी के लिए कैंपेन करना और अपनी बात को कायम रखना, शायद यूनियन टेरिटरी में भले ही वो इलेक्शन ना लड़े, लेकिन क्या पता है कि इसके फौरन बाद जब स्टेट का दर्जा बहाल होगा, जो वफाकी वजीर अमित शाह ने वादा किया है, उसके बाद उनकी वापसी भी हो जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबलियों तक। लेकिन उससे पहले यकीनन उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो शायद पार्टी को 2 बिलतरतीब उम्मीदवार बढ़ जाएंगे और दोनों लीडरान जो है वो पूरे उम्मीदवारों के 90 के 90 उम्मीदवारों के लिए कंपेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से सीनियर साथी सही तजमुल तफसीलात फराम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज नई दिल्ली के अंदर एक बड़ा ऐलान मुतवक्का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज तारीखों का ऐलान भी, शेड्यूल का ऐलान भी किया जा सकता है, जहां पर जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो रियासतों का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन 3 बजे का वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से दिया जाएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन रियासतों के अंदर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार, यानी कि 2014 के बाद 10 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।